नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारतीय किसान संघ ने दी चेतावनी, समर्थन मूल्य पर कठोर कानून बनाने की सरकार से की मांग। पांचपोली पुलिस ने 11 गुम हुए मोबाइल को उनके मालिकों को लौटाए। गुम मोबाइल पाकर खुश हुए लोग। लावारिस श्वान के हमले में मवेशी सहित 10 घायल। सरफिरे श्वान ने 10 मुर्गियों को भी बनाया अपना शिकार। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार को किसानों की उपज के लिए उत्पादन खर्च पर आधारित लाभ के साथ भाव देने के लिए समर्थन मूल्य घोषित करने और उसी कीमत पर पूरे देश में खरीदी करने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की है। संघ का कहना है कि घोषित मूल्य पर ही सरकारी प्राइवेट खरीदी हो और उससे कम मूल्य पर बिक्री को अपराध माना जाए, तभी किसानों को न्याय मिलेगा। बिना कठोर कानून बनाए ये संभव नहीं होगा। पत्र परिषद में भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी ने कहा कि सरकार कानून लेकर आए, अन्यथा भागीस प्राइवेट बिल के माध्यम से संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया आरंभ करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि 31 अगस्त तक केंद्र सरकार इस बाबत सकारात्मक घोषणा करे, अन्यथा 8 सितंबर को देश भर के 525 जिला केंद्रों में एक दिवसीय धरना आंदोलन किया जाएगा। कुलकर्णी ने बताया कि देश में केवल 9-10% किसानों को ही सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य उनकी उपज का मिलता है। शेष 90% किसान इससे वंचित रह जाते हैं। सरकार कुछ फसलों का समर्थन मूल्य घोषित कर अपने दायित्व से बच नहीं सकती। ये सब जान चुके हैं कि ये समर्थन मूल्य छलावा है। गरीब किसानों को बाजार के भरोसे छोड़ना गलत है, इसलिए किसान को समर्थन मूल्य नहीं, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देना होगा। इसी संदर्भ में बीते वर्ष अक्टूबर में कृषि मंत्री से भी चर्चा कर मांग रखी गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। नागपुर शहर के पांचपोली पुलिस स्टेशन के तहत जिन लोगों के मोबाइल गुम हुए, उन्हें ढूंढकर उनके मालिकों को पांचपोली पुलिस ने लौटाया है। गौरतलब है कि मोबाइल फोन हमारे जीवन का अंग बन चुका है। ऐसे में जहां भी जाते हैं तो मोबाइल फोन अपने साथ लोग हमेशा लेकर जाते हैं, लेकिन बाजारों में जाते समय कई बार हमारे फोन चोरी हो जाते हैं या हम उसे कहीं भूल जाते हैं या फिर हमारे लापरवाही से मोबाइल खो जाते हैं। ऐसे 11 मोबाइल फोन पांचपोली पुलिस ने बरामद ही नहीं किए, बल्कि उनके मालिकों को वो पुलिस ने लौटाए भी है। एकूण 11 मिसिंग मोबाईल जे आहेत ते आम्ही वेगवेगळ्या इसमांकडून गेल्या 2 महिन्याच्या कालावधीत माझ्या DB टीमने अथक परिश्रम घेऊन ते रिकवर केलेले आहेत आणि ते ज्यांच्या नावावर होते आज त्या नागरिकांना ते त्यांच्या नावावरती परत देण्यात आले। आम्ही हेच सांगू की गॅजेट्स वापरताना तुम्ही जेव्हा इंटरनेटचा वापर करता तेव्हा आपले युजर ID, पासवर्ड्स ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या इतरांना देऊ नका, OTP इतरांना देऊ नका। हे तर झालं सोशल मीडियाच्या बाबतीत किंवा बँक फ्रॉडच्या बाबतीत, किंवा आपण जेव्हा मोबाईलही वापरतो तेव्हा आपण गर्दीच्या जागेवरती मार्केट प्लेसेसमध्ये किंवा सिनेमागृहात इत्यादी ठिकाणी आपण जातो तर साधारण आपली सवय असते मोबाईल विसरायची किंवा आपण मागच्या पॉकेटमध्ये ठेवतो, कुठेतरी बसलो चेअरवरती ठेवून देतो। तर थोडंसं आपला मोबाईल म्हणजे एक प्रकारे आपला पर्सनल सगळा डेटाबेस त्याच्यामध्ये असतो, म्हणजे आपलं परिवार, आपलं बँक डिटेल्स, आपल्या ज्या काही पर्सनल गोष्टी असतात एकदम आपल्या पर्सनल फोटोपासनं तर आपल्या बँकेच्या फायनान्शियल डिटेल्सपासनं सगळं मोबाईलमध्ये असतं, म्हणजे आपलं दुसरं जग म्हणजे मोबाईल असतं। तर असं एक महत्त्वाचं गॅजेट मोबाईल हे आपल्या आयुष्यात आहे, तर त्याला आपण वापरताना काळजीपूर्वक वापरलं पाहिजे। काय होतं, मोबाईल मिसिंग झाल्यानंतर त्याचे मिसयुजेस जास्त वाढतात, मोठ्या मोठ्या हिनियस आणि सिरियस क्राईममध्ये मोबाईलचा वापर केला जातो। त्यामुळे नागरिकांनी मोबाईल वापरताना विसरताना दक्ष राहिलं। मौजा रुयाड बांध में एक लावारिस कुत्ते ने आतंक मचाते हुए गांव के 4 नागरिक व 6 मवेशियों सहित 10 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। उसी तरह काटने से 10 मुर्गियों की भी मौत हो गई। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत देखी जा रही है। गुरुवार को सुबह एक लावारिस कुत्ता गांव में घुस गया, उसके पीछे दूसरे कुत्ते भी दौड़े। शुरुआत में इस लावारिस कुत्ते ने भागेश्वर लूटे की 2 गाय को काटकर जख्मी कर दिया। इसके बाद ईश्वर देशमुख की गाय को भी काट दिया।
वहां समीप में ही 10 मुर्गियों को भी मार डाला। ये देखते हुए भागेश्वर लुटे एवं उनकी पत्नी वंदना लुटे ने उस कुत्ते को भगाने का प्रयास किया, परंतु कुत्ते ने उनको भी काटकर जख्मी कर दिया। दिलीप कामठे, शंभू गोरबड़े, प्रभाना खाते को भी काटने से वे भी जख्मी हो गए। उन सभी जख्मी लोगों को उपचारार्थ नागपुर के मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया। कुत्ते ने इसी के साथ मारुति गेडेकर के बैल, कौड़ू बनकर की गाय व चिंतामन सेलोकर की भैंस सहित 6 मवेशियों को काटकर जख्मी कर दिया। उन पर मांडल के पशु स्वास्थ्य अधिकारी ने उपचार किया। गांव में एक बीमार गाय की मौत होने की घटना भी हुई है। बाद में उस लावारिस कुत्ते को मछली पकड़ने के जाल में फंसाकर पकड़ लिया गया। सरपंच नेहा ढेंगे ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि खूंखार हो चुके उस कुत्ते को लोगों ने मारकर जमीन में दफना दिया। उस कुत्ते की मौत के साथ ही लोगों के मन की दहशत भी खत्म हुई। पेट्रोल और डीजल के साथ महंगे होते सिलेंडर के कारण आम लोगों के सामने यही सवाल है कि अब घर कैसे चलेगा। पहले ही कोरोना के कारण ज्यादातर प्राइवेट कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ाई है। दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के आगे सैलरी अब बौनी साबित होने लगी है। पेट्रोल डीजल की तरह सिलेंडर के दाम तो हर महीने बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कुछ वर्ष पहले तक जहां लोगों को 600 या 700 रुपए का सिलेंडर खरीदना पड़ता था, तो उसमें 300 रुपए के करीब सब्सिडी मिल जाया करती थी। पिछले 8 महीने में सिलेंडर की दरें करीब 166 रुपए बढ़ गई है। उपभोक्ताओं के अनुसार लॉकडाउन के समय उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को 3 माह तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया गया, लेकिन इस खर्चे को पूरा करने के लिए गैस सिलेंडर के भाव बढ़ाकर इसका पूरा भार अब आम लोगों पर डाला जा रहा है। सब्सिडी भी कम कर दी गई है। इतना अधिक महंगा सिलेंडर खरीदने से घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। लोग जरूरत की वस्तुओं की दरें बढ़ने से परेशान होने के साथ साथ सरकार से नाराज भी नजर आ रहे हैं। जनवरी में सिलेंडर की कीमत 746 रुपये चल रही थी, जो कि आज 911.50 रुपये पर पहुंच गई है। देखा जाए तो इसी तरह कई लोग 5 किलो वाले सिलेंडर का भी उपयोग करते हैं। ये करीब 9 रुपये महंगा हो गया है। पिछले माह जो सिलेंडर 326 रुपये था, वह अभी 335 रुपये पर पहुंच गया है। उपभोक्ताओं के अनुसार वर्ष में घर में लगभग 9 से 10 सिलेंडर लगते हैं। साल भर पहले तक सिलेंडर के लिए करीब 730 रुपये लग रहे थे। इसके अनुसार वर्ष भर में 7,300 रुपये साल भर का खर्चा लगता था, लेकिन आज सिलेंडर के लिए 911 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। इस तरह से वर्ष का खर्च 2,000 रुपये के करीब बढ़कर 9,300 रुपये पर पहुंच गया है, जबकि आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसमें भी गैस सिलेंडर की कीमतें महीने में 2 बार यानी 1 व 15 तारीख को बदलती है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चाबी बनाने की आड़ में लोगों के घरों में सेंध लगाने वाली गैंग शहर में सक्रिय है। इस प्रकार की 3 घटनाएं हाल ही में सामने आई हैं। पुलिस को संदेह है कि सभी वारदातों में एक ही गिरोह का हाथ है। उनके काम करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। एक वारदात बुधवार की दोपहर गिट्टी खदान थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने बताया कि विघ्नहर्ता कॉलोनी काटोल रोड निवासी पल्लवी स्वप्निल चौकीकर की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। बुधवार की दोपहर 1 बजे के दौरान पल्लवी और उनकी सास घर में बैठी थी। इसी दौरान 20 से 25 उम्र के 2 आरोपी घर पर आए और तालों की डुप्लीकेट चाबी बनवाने के बारे में पूछा। पल्लवी ने आरोपियों को फ्रीज की चाबी बनाने को कहा। इसी दौरान आरोपियों ने अलमारी की चाबी भी जांच करने के लिए लेने को कहा। उनसे अलमारी की चाबी लेकर टेढ़ी कर दी।
पल्लवी ने दोबारा अलमारी में चाबी लगाई तो लॉक नहीं खुला। लॉक और चाबी सुधारने का नाटक कर आरोपियों ने अलमारी में रखे 2,40,000 रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। उनके जाने के बाद पल्लवी ने अलमारी की जांच की तो जेवरात गायब थे। घटना की जानकारी पुलिस को दी। गिट्टी खदान पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। श्री सेवा अपंग बहुउद्देशीय शिक्षण व सामाजिक संस्था द्वारा दिव्यांग भाई और बहनों के स्टॉल पर होने वाली कार्यवाही को रोकने के लिए नागपुर के संविधान चौक पर अनिश्चितकालीन सांकेतिक भूख हड़ताल दिव्यांग संगठन द्वारा किया जा रहा है। 16 अगस्त से शुरू किया गया प्रदर्शन बदस्तूर जारी है, जहां वीकेबी न्यूज से प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगे साझा की। नाम बताइए। श्री सेवा अपंग बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था का मैं संस्थापक अध्यक्ष रवि पौनीकर और मेरे साथ संजय नंदनकर, ज्योतिताई बोरकर, इमरान जी अली, उमेश जी गणवीर, हम सभी साथी, नईम खान, परवेज भाई, सभी साथी या अतिक्रमण जो कार्रवाई नागपुर महानगर पालिका कर रही है उसके विरोध में हम यहाँ पे आज साखड़ी उपोषण का कार्यक्रम आज चौथा दिन है। मैं नागपुर महानगर पालिका सम्माननीय आयुक्त इनसे नम्र विनंती करता हूँ, वैसे ही ये महाराष्ट्र के लाडले मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे इन्हें सुद्धा नम्र विनंती करता हूँ कि जिस प्रकार गठई कामगारों को 4x8 के जो स्टॉल देने में आते हैं उसी प्रकार उसी जीआर के आधार पर हमारे को भी 4x8 के स्टॉल देना चाहिए। 4 दिन से यहाँ पे बैठे तो किसी महानगर पालिका के अधिकारियों ने भेंट नहीं दी क्या? नहीं, क्या कहेंगे इसके? नागपुर महानगर पालिका के कान में रिंग भी नहीं लग रही, इसलिए हम बेमुदत उपोषण के लिए यहाँ पे बैठे हैं। आगे का क्या प्रोसेस है? जब तक कि हमारी समस्या हमारे को ना हरकत प्रमाण पत्र मिलता नहीं, एनओसी नागपुर महानगर पालिका को हमारी देते नहीं, जब तक कि हम यहाँ डटे हैं। नागपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी भाग में ऐतिहासिक इमारत के ठीक सामने बना टेकड़ी ओवरब्रिज अभी तक तोड़ा नहीं जा सका है। इससे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की जयस्तंभ से मानस चौक तक 6 लेन रोड की योजना अधर में लटक गई है। दूसरी तरफ ब्रिज के नीचे बनी दुकानदारों ने नए कॉम्प्लेक्स में जाने से इनकार कर दिया है। सारी बात 19 करोड़ के भारी भरकम मुआवजे पर आकर अटक गई है। उल्लेखनीय है कि महामेट्रो को जयस्तंभ से मानस चौक के बीच 6 लेन रोड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही यहाँ करीब 200 दुकानों कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाने की योजना है। 2008 में बने इस ओवरब्रिज में करीब 175 दुकानें बनाई गई थी, जबकि कोर्ट ने केवल 72 दुकानों को ही मान्य किया था। ऐसे में महामेट्रो द्वारा एसटी महामंडल के क्षेत्रीय कार्यालय की जगह पर 72 दुकानों का एक अस्थायी कॉम्प्लेक्स भी तैयार कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी दुकान यहां शिफ्ट नहीं हुई है। दुकानदारों का कहना है कि ब्रिज के नीचे किसी ने 2 तो किसी ने 5 दुकानें तक खरीदी है, लेकिन नए कॉम्प्लेक्स में केवल 1 दुकान मिलेगी। इससे जगह काफी कम पड़ेगी, जो नुकसान का सौदा है। दुकानदारों का कहना है कि टेकड़ी ब्रिज बनने के बाद महानगर पालिका द्वारा 30 वर्ष की लीज पर ये दुकानें ली गई थी। अभी आधा समय भी नहीं बीता है और मनपा ब्रिज तोड़ने के लिए आतुर है। मनपा ने 2008 में ये ब्रिज के नीचे 16 करोड़ की लागत से 175 दुकानें बनाई थी। इनमें से 162 दुकानें बिकी भी। इसके बाद दुकानों को लीज पर देते समय करीब 12 करोड़ रुपए डिपॉजिट भी मनपा ने लिया। मिली जानकारी के अनुसार 72 दुकानदारों को करीब 19 करोड़ का मुआवजा देना है। मनपा के खाली खजाने में ये आर्थिक बोझ भारी पड़ने वाला है, लेकिन मुआवजे की देरी योजना को भी लेट लतीफ के दायरे में ला रही है। महाराष्ट्र की उपराजधानी बनने का दंश नागपुर आज तक हर सेक्टर में जबरदस्त रूप से झेल रहा है। बस बहाना चाहिए और सेवाओं को प्रभावित कर दिया जाता है। कोरोना के पूर्व नागपुर से रोजाना 32 से 34 फ्लाइट एक और से ऑपरेट होते थे, जो वर्तमान में महज 18 से 20 तक सिमट गई है। यात्री नई सेवा के इंतजार में है, लेकिन एयरलाइंस पर दबाव डालने वाला कोई नहीं रह गया है। खामियाजा सिटी के साथ साथ नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। कोरोना के दौरान अधिकांश राज्यों में सेवाएं बाधित हुई थी, लेकिन इसके बाद स्थिति सामान्य होती जा रही है। एयरलाइंस कंपनियां भी नई नई सेवाएं शुरू कर रही हैं, लेकिन राज्य के मुंबई पुणे को छोड़ दे तो एयरलाइंस कंपनियों को अन्य डेस्टिनेशन दिखाई ही नहीं देते। अन्य राज्यों में छोटे छोटे एयरपोर्ट को नई विमान सेवाओं से जोड़ा जा रहा है, लेकिन नागपुर जैसे मेजर एयरपोर्ट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
ऐसा भी नहीं है कि नागपुर से पैसेंजर नहीं मिलते। नागपुर से हवाई यात्रा करने वालों की संख्या सालाना 20 से 22 लाख के पार पहुंच गई थी। विमान सेवा जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे यात्री भी बढ़ते गए। विमान सेवाएं कम होने से यात्रियों की संख्या में भी अच्छी खासी कमी देखी जा रही है। पूर्व में एक और रोजाना 4000 से 4200 पैसेंजर जाते थे, जो वर्तमान में कम होकर महज 1800 से 2200 तक रह गए। एयरलाइंस कंपनियां घोषणाएं कर पीछे हट जाती है। हाल ही में एक विमानन कंपनी ने 17 अगस्त से कोल्हापुर के लिए विमान सेवा शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन 19 अगस्त तक सेवा शुरू नहीं हो पाई है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति की नई कार्यकारिणी के लिए गत 3 वर्षों से चल रही न्यायिक लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब पुनः अहमद भाई शेख की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। याचिकाकर्ता की दलील में तथ्य होने के कारण गत समय हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के आदेश दिए गए। लंबे समय से मामला अटका होने के बावजूद सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर करने के लिए समय देने का अनुरोध किया गया। इसके बाद न्यायाधीश अतुल चांदुरकर और न्यायाधीश GS सानप ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए भविष्य में पुनः समय नहीं मिलने की जानकारी देकर शपथ पत्र दायर करने का अंतिम मौका प्रदान किया। इसके अनुसार अब सरकार को 2 सप्ताह में APMC के चुनाव को लेकर रुख स्पष्ट करना होगा। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता AM घारे ने कहा कि कानून में प्रदत्त अधिकार और धाराओं के अनुसार प्रशासक का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रह सकता है। वर्तमान प्रशासक को 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। ऐसे में न तो APMC की नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव हो रहे हैं और न ही प्रशासक बने रह सकते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता घारे ने कहा कि याचिका का मूल आधार प्रशासक की नियुक्ति बने होने का है, जिससे इस संदर्भ में कानूनी निपटारा जरूरी है। वर्तमान में अलग अलग मुद्दों को लेकर 2 याचिकाएं दायर की गई है। एक में प्रशासक के कार्यकाल को चुनौती है, तो दूसरी याचिका में पहले की कार्यकारिणी को दिए गए 6 माह के कार्यकाल वृद्धि का मसला शामिल है। अधिवक्ता घारे ने कहा कि वर्तमान में प्रशासक का कार्यकाल जारी नहीं रह सकता है और चुनाव कराने का पूरा अधिकार राज्य सरकार के पास है, किंतु चुनाव भी नहीं हो रहे हैं। जिले के रामटेक नगर परिषद में भूमाफिया और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते शाला व खेल मैदान के लिए संपादित की गई जमीन के कागजातों में हेराफेरी कर बेच दिए जाने और फिर प्लाटिंग काटकर बेच दी गई। इस मामले की जांच की मांग को लेकर नगर परिषद के पूर्व पदाधिकारियों ने सारे सबूत देकर पालक मंत्री, विभागीय आयुक्त और जिलाधिकारी से जांच की मांग की। पालक मंत्री नितिन राउत ने जिलाधिकारी को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि स्थानीय नेता के संरक्षण में एक बदमाश जो जेल में है, उसके द्वारा सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर बेचने का गोरख धंधा किया गया है। शिकायतकर्ता तुलसीराम कोठेकर और चंद्रशेखर भोयर ने बताया कि रामटेक नगर परिषद ने खेत सर्वे क्रमांक 166-2 की 0.90 हेक्टेयर जमीन में से 0.88 हेक्टेयर जमीन नगर परिषद शाला और खेल मैदान के लिए संपादित की थी। जमीन में तारों का घेरा लगाकर आरक्षित जमीन का बोर्ड भी लगाया था। इस जमीन के कागजों में हेराफेरी कर मुलमुले नामक व्यक्ति ने कारिया को बेच दिया। इस सरकारी जमीन की प्लाटिंग कर बेची जा रही है। नगर परिषद के मुख्याधिकारी को इसकी शिकायत अप्रैल महीने में की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रामटेक नगर परिषद की सीमा में उसकी मालिकी की जमीन पर कब्जा करने का खेल मिलीभगत से किया जा रहा है। एक 2.50 हेक्टेयर की जमीन जो नगर परिषद की है, उस पर एक व्यक्ति कब्जा कर खेती कर रहा है। इस तरह BSNL एक्सचेंज के पीछे योगीराज हॉस्पिटल के समीप नगर परिषद की जमीन पर अतिक्रमण कर लोगों ने मकान बना लिया है। यहाँ मवेशियों का गोठा भी बना लिया गया है। इस जमीन पर तत्कालीन नगर परिषद अध्यक्ष व वर्तमान उपाध्यक्ष के रिश्तेदार का भी प्लॉट था। अवैध तरीके से प्लॉट पर कब्जा कर मकान बनाने का सिलसिला शुरू है। तो दोपहर के प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार।